मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में हम मूल अधिकार वाला सेगमेंट अब कंप्लीट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। उसमें हमारा ये अंतिम कक्षा है। इस कक्षा में हम बात करेंगे कि मूल अधिकारों से संबंधित कौन कौन से प्रमुख वाद हैं। उसके बाद जो चलैया समिति आई थी, उन्होंने कौन कौन सी अनुशंसाएं की कि किस अनुच्छेद में किस शब्द को जोड़ा जाएगा, मूल अधिकार के रूप में जोड़ा जाना चाहिए। उसके बाद अन्य कौन कौन से अधिकार है जिसे मूल अधिकार के रूप में मान्यता देनी चाहिए। हम जानते हैं, हमने विषय को प्रारंभ किया था कि हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। मूल संविधान में 7 प्रकार के मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा के अनुच्छेद 300 क में एक कानूनी विधिक अधिकार के रूप में उसको मान्यता दे दी गई। अब वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। उन 6 मूल अधिकारों के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब जो आज का हमारा अंक है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रमुख तथ्य तथा वाद से संबंधित है। आइए एक एक करके सबको जानते हैं। आज़ादी के बाद से मूल अधिकारों में क्या क्या परिवर्तन हुए, उससे संबंधित कितने वाद आए, उन सब सारी चीज़ों को हम इस कक्षा में देखेंगे। अगर आपको यह कक्षा अच्छी लगती है तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए। आप अगर हमारे नए पाठक, नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहला देखिए, मूल अधिकारों का संशोधन 1950 से 67 तक 1967 तक की बात की गई है। ये 17 सालों की बात है कि मूल अधिकारों का संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन को, प्रथम जो संविधान हमारा संशोधन हुआ उसको शंकरी प्रसादवाद में चुनौती दिया गया। प्रथम संविधान संशोधन को शंकरी प्रसादवाद में चुनौती दिया गया तो न्यायपालिका ने निर्णय दिया कि संसद को मूल अधिकार के संशोधन की शक्ति प्राप्त है। ये बहुत बार पूछा जाता है। इसको ऐसे भी कहते हैं कि शंकरी प्रसादवाद में न्यायपालिका ने यह कहा कि संसद को मूल अधिकारों के संशोधन की शक्ति प्राप्त है। शंकरी प्रसादवाद में न्यायपालिका ने क्या कहा कि मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति संसद के पास है। उसके बाद उन्होंने यह कहा कि न्यायपालिका ने अनुच्छेद 13(2) में वर्णित सामान्य विधि के अनुसार संशोधित नहीं किया जा सकता, बल्कि 368 में वर्णित संविधान संशोधन विधि द्वारा संशोधित किया जा सकता है। यह संसद को जो मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति है वो अनुच्छेद 13(2) में जो संशोधन की शक्ति दी गई है उसके तहत मूल अधिकारों का संशोधन नहीं होगा। शंकरी प्रसादवाद में न्यायपालिका ने कहा कि मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। लेकिन वह संसद कैसे मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है? अनुच्छेद 13(2) में वर्णित संशोधन की विधि के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। उसके लिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 368 में जो विधि अपनाई गई है, संविधान संशोधन की विधि, उस विधि के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। शंकरी प्रसादवाद में जो प्रथम संविधान संशोधन था उसको चुनौती दी गई थी तो न्यायपालिका ने शंकरी प्रसादवाद में 3 बातें सुनिश्चित की। यह कि संसद के पास मूल अधिकारों में मूल अधिकारों को परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है। संसद को यह शक्ति अनुच्छेद 13(2) में जो संशोधन का तरीका है उसके अनुसार नहीं होगा। जो मूल अधिकारों में संशोधन होगा संसद करेगा वो अनुच्छेद 368 में जो वर्णित विधि है उसके अनुसार करेगा। ये रही बात शंकरी प्रसादवाद की। जितने जो वाद हुए, जो पिछला वाद है उसको चुनौती दी जाती है तो अगला वाद आता है। उसके बाद यह गोलकनाथवाद आया 1967 में। गोलकनाथवाद आया 1967 में। इसमें न्यायपालिका की 11 सदस्यीय पीठ ने क्या कहा? 11 सदस्यीय न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय देते हुए कहा कि मूल अधिकार क्या है? अत्यंत पवित्र एवं महत्वपूर्ण है, जिनका संशोधन नहीं किया जा सकता है। अब देखिए बात कहाँ से होती चली जा रही है। शंकरी प्रसादवाद में न्यायपालिका ने क्या कहा कि मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यह शक्ति संसद को प्राप्त है। गोलकनाथवाद 1967 में आया। इसमें न्यायपालिका ने कहा, 11 सदस्यों की पीठ ने, देखिए जहाँ पे 5 न्यायाधीश या उससे अधिक बैठकर कोई निर्णय देते हैं तो उसको ऐतिहासिक निर्णय कहा जाता है और वो संवैधानिक पीठ होती है, संवैधानिक पीठ। तो इसमें गोलकनाथवाद में 11 जज बैठे थे, 11 न्यायाधीशों की बेंच ने कहा कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है क्योंकि
मूल अधिकार पवित्र एवं महत्वपूर्ण है। उसके बाद इस वाद को चैलेंज दिया गया केशवानंद भारतीवाद में 1973 में। अब केशवानंद भारतीवाद में न्यायपालिका ने कहा कि जो हमारा गोलकनाथवाद है इसको पलट दिया। न्यायपालिका ने गोलकनाथवाद को पलट दिया। आपको मैं बता रहा हूँ या आप जानते भी होंगे, एक वाद के बाद दूसरा वाद क्यों आता है? जो पहले वाद को दूसरे वाद में चुनौती दी जाती है। ठीक, तो अब केशवानंद भारतीवाद में गोलकनाथवाद को पलट दिया गया और न्यायपालिका के अनुसार संशोधन संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तित कर सकती है जिसमें मूल अधिकार भी शामिल है। और फिर क्या बात आ गई? फिर बात आ गई ये शंकरी प्रसाद वाली। गोलकनाथवाद के फैसले को केशवानंद भारतीवाद में न्यायपालिका ने पलट दिया और न्यायपालिका ने यह कहा कि संसद संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है जिसमें मूल अधिकार भी शामिल है। न्यायपालिका के अनुसार संसद संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है जिसमें हमारा मूल अधिकार भी शामिल है। इसी वाद में, उसके बाद इस वाद में तो पहली बात क्या कहा? केशवानंद भारतीवाद जो 1973 में आया था, उसमें न्यायपालिका ने कहा कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है, संसद कर सकती है, संसद को ऐसी शक्ति प्राप्त है जिसमें मूल अधिकार भी शामिल है। इसी वाद में न्यायपालिका ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया। संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया गया न्यायपालिका द्वारा? केशवानंद भारतीवाद में, जिसके अनुसार संविधान के आधारभूत ढांचों में शामिल भागों का संशोधन नहीं कर सकती है। अब इसमें एक बात लगा दी गई, लेकिन आधारभूत ढांचों में शामिल जो संविधान के भाग हैं उसमें यह संशोधन नहीं कर सकती है। जो हमारा केशवानंद भारतीवाद आया उसमें 3-4 महत्वपूर्ण बातें हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। गोलकनाथवाद को पलट दिया गया। फिर जो हमारा शंकरी प्रसादवाद था उसमें जो कहा गया था उसी बात को थोड़ा सा लंबा करके बताया गया कि संसद संविधान के किसी भाग में परिवर्तन कर सकती है जिसमें हमारा मूल अधिकार भी शामिल है। इसी बात में न्यायपालिका ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया, अर्थात संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसके अनुसार संसद संविधान के आधारभूत ढांचों में शामिल भाग का संशोधन नहीं कर सकती है। इस वाद में प्रथम बार संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब ये संविधान संशोधन की शक्ति पर कैसे प्रतिबंध लगा दिया गया? जो मूल ढांचे का, आधारभूत ढांचे का, जिसे मूल ढांचा भी कहते हैं, आधारभूत ढांचा भी कहते हैं, का सिद्धांत जो प्रतिपादित हुआ उसमें संसद की शक्ति को प्रतिबंधित किया गया कि जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित भाग है उस पर संशोधन की शक्ति संसद को प्राप्त नहीं है। प्रथम बार संसद के संविधान संशोधन की शक्ति पर न्यायपालिका के द्वारा केशवानंद भारतीवाद के द्वारा रोक लगाया गया। उसके बाद मिनर्वा मिल्स वाद आया 1980 में। मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में न्यायपालिका ने केशवानंद भारतीवाद को पूर्णतः स्वीकार कर लिया। जो है ये केशवानंद भारतीवाद 1973 आया था उसको मिनर्वा मिल्स वाद में पूर्णतः स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का आधारभूत ढांचा है। मूल अधिकार और निदेशक तत्वों का संविधान इसका संबंध एक दूसरे के पूरक के रूप में है। न्यायिक पुनरावलोकन से आप ये समझ सकते हैं कि न्यायपालिका जो अपना निर्णय देती है खुद उसको फिर से लेकर समझती है और उसमें अगर कोई भी त्रुटि है या उसमें किसी चीज़ को जोड़ना या घटाना है तो उसमें वो संशोधन करके पुनः नए रूप में उस कानून को ला सकती है, जिसे न्यायिक पुनरावलोकन कहा गया है। तो न्यायपालिका ने मिनर्वा मिल्स वाद में केशवानंद भारतीवाद को पूर्णतः स्वीकार किया और न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का आधारभूत ढांचा है ऐसा कहा। उसके बाद दूसरी बात ये इन्होंने कहा कि जो हमारा मूल अधिकार है और निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। 4 वाद है हमारे, शंकरी प्रसादवाद, उसके बाद गोलकनाथवाद, केशवानंद भारतीवाद, मिनर्वा मिल्स वाद। जो हमारा ये शंकरी प्रसादवाद प्रथम संविधान संशोधन को चुनौती दिया गया, तो इसमें कहा गया न्यायपालिका के द्वारा कि संसद संविधान के मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन यह संशोधन अनुच्छेद 13 में वर्णित विधि के अनुसार नहीं होगा। यह संशोधन अनुच्छेद 368 में वर्णित विधि के अनुसार होगा। उसके बाद गोलकनाथवाद आया। गोलकनाथवाद ने
जो हमारा शंकरी प्रसादवाद था उसमें कही गई बातों को बिल्कुल दरकिनार करते हुए यह कहा कि संविधान का मूल ढांचा अत्यंत पवित्र एवं महत्वपूर्ण है, इसलिए इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, संशोधन नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारतीवाद आया 1973 में, इसमें गोलकनाथवाद को पलट दिया गया और यह कहा गया कि संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है, इसमें मूल अधिकार भी शामिल है। लेकिन इसी वाद में न्यायपालिका ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया और यह कहा कि संसद संविधान के मूल ढांचे के किसी भी भाग में परिवर्तन नहीं कर सकती है, और यह जब परिवर्तन नहीं कर सकती है तो संसद की शक्ति को पहली बार प्रतिबंधित किया गया। संविधान संशोधन में संसद की शक्ति को पहली बार प्रतिबंधित किया गया केशवानंद भारतीवाद में। उसके बाद हमारा मिनर्वा मिल्स वाद आया 1980 में। इसमें सरकार ने केशवानंद भारतीवाद, जो हमारा केशवानंद भारतीवाद था, इसको पूर्णतः स्वीकार कर लिया और कहा कि मूल अधिकार और निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। और उसके बाद दूसरी बात इन्होंने बताया कि जो हमारा आधारभूत ढांचा है उसमें न्यायिक पुनरावलोकन भी है। उसके बाद संघ सरकार द्वारा मूल अधिकार और बैंकेट चलैया आयोग की अनुशंसा। मूल अधिकार और बैंकेट चलैया आयोग की अनुशंसा मतलब मूल अधिकार पर बैंकेट चलैया आयोग ने क्या किया अनुशंसाएं की, उसको हम देखेंगे। संघ सरकार ने संसदीय लोकतंत्र के ढांचे में, संघ सरकार ने, हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो शासन की प्रणाली है वो संसदीय लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, उसी के ढांचे में संविधान के कार्यकरण की समीक्षा के लिए जो हमारी संसदीय लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है उसमें संविधान के कार्यकरण की समीक्षा के लिए 10 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था, बैंकेट चलैया आयोग जिसका नाम था, जिनसे मूल अधिकारों में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किए जाने की अनुशंसा की। यह जो चलैया आयोग था, इन्होंने मूल अधिकारों में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किए जाने की अनुशंसा की। अब ये विषय अनुच्छेद 15 तथा 16 में क्या जोड़ा जाएगा, अनुच्छेद 19 में वर्णित वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या जाना चाहिए, नए कौन कौन से मूल अधिकारों को जोड़ा जाना चाहिए। आइए देखते हैं। अनुच्छेद 15 तथा 16 में निर्जातीय अथवा सामाजिक उत्पत्ति, राजनैतिक अथवा अन्य मत, संपत्ति अथवा जन्म को जोड़ा जाना चाहिए। नृजातीय अथवा सामाजिक उत्पत्ति, राजनैतिक अथवा अन्य मत, संपत्ति अथवा जन्म को जोड़ा जाना चाहिए। ये पूछता है, ये बार बार पूछता है कि बैंकेट चलैया आयोग के अनुशंसा के अनुसार अनुच्छेद 15 तथा 16 में कौन कौन से मूल अधिकार जोड़े जाने की अनुशंसा की गई है। तो निर्जातीय अथवा सामाजिक उत्पत्ति, राजनैतिक अथवा अन्य मत, संपत्ति अथवा जन्म। दूसरा, अनुच्छेद 19 में वर्णित वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में, इसमें प्रेस व मीडिया की स्वतंत्रता को सम्मिलित किया जाना चाहिए। व्यक्तियों को अपना मत व्यक्त करने, विचारों व सूचनाओं के आदान प्रदान की स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्रेस व मीडिया की स्वतंत्रता को सम्मिलित किया जाना चाहिए। व्यक्तियों को अपना मत व्यक्त करने, विचारों व सूचनाओं के आदान प्रदान की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसके बाद निम्नलिखित नए मूल अधिकारों को जोड़ा जाए। प्रताड़ना, अमानवीय एवं बर्बर दंड के विरुद्ध अधिकार। और कौन कौन से मूल अधिकार जोड़े जाने चाहिए, जो हमारा प्रताड़ना, अमानवीय एवं बर्बर दंड के विरुद्ध अधिकार, मुआवजे का अधिकार, भारत छोड़ने और वापस लौटने की स्वतंत्रता, गोपनीयता और पारिवारिक जीवन का अधिकार, वर्ष में 85 दिनों के लिए ग्रामीण लोगों को रोजगार का अधिकार, त्वरित न्याय, न्यायपालिका और अधिकरणों में पहुंच का अधिकार। आइए देखते हैं। इसके बाद और कुछ विशिष्ट बातें हैं और एक दो अधिकार जिसकी अनुशंसा की गई है जोड़ने के लिए, उनको पढ़ते हैं। अब देखिए, हम बात कर रहे थे कि निम्नलिखित कौन कौन से नए मूल अधिकारों को जोड़ा जाए। उसमें कहा गया है कि प्रताड़ना, अमानवीय एवं बर्बर दंड के विरुद्ध अधिकार, मुआवजे का अधिकार, भारत छोड़ने और वापस लौटने का अधिकार, गोपनीयता और पारिवारिक जीवन का अधिकार, वर्ष में न्यूनतम 85 दिनों के लिए ग्रामीण लोगों को रोजगार का अधिकार, त्वरित न्याय, न्यायपालिका और अधिकरणों में पहुंच का अधिकार, देखभाल, सहायता और संरक्षण का अधिकार, देखभाल, सहायता और संरक्षण का अधिकार। देखिए, जो ये मूल अधिकार जोड़ने की अनुशंसा की गई है उसमें गोपनीयता और पारिवारिक जीवन का अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोपनीयता और पारिवारिक जीवन का अधिकार, हमें अपनी गोपनीयता को कायम रखने का अधिकार है, होना चाहिए। जैसे आपका फ़ोन टैपिंग वाला मामला, मोबाइल टैपिंग का मामला चलता है, वो हमें अधिकार है कि मैं
किसी से बात करूं, क्या करूं अपने जीवन में, हम अपनी बातों को गोपनीय रखने का अधिकार हमें मिलना चाहिए। यही बैंकेट चलैया समिति की अनुशंसा है कि कुछ नए मूल अधिकारों को भी जोड़ा जाए। उसमें प्रताड़ना, अमानवीय एवं बर्बर दंड के विरुद्ध अधिकार, मुआवजे का अधिकार, भारत छोड़ने और वापस लौटने का अधिकार, गोपनीयता और पारिवारिक जीवन का अधिकार, ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में न्यूनतम 85 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी का अधिकार, उसके बाद त्वरित न्याय, न्यायपालिका और अधिकरणों में पहुंच का अधिकार, उसके बाद देखभाल, सहायता और संरक्षण का अधिकार। इसके अलावा राष्ट्रीय आपातकाल जो हमारा अनुच्छेद 352 है, अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 20 व 21 के अलावा अनुच्छेद 17 को भी जोड़ा जाए, 23 को भी जोड़ा जाए, 24 को भी जोड़ा जाए, 25 को भी जोड़ा जाए और 32 को भी जोड़ा जाए। अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल में पहले ये था कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में अनुच्छेद 20 और 21 के बाद जितने भी हमारे मूल अधिकार थे सब पर प्रतिबंध आरोपित हो जाता था। लेकिन यह जो बैंकेट चलैया आयोग की अनुशंसा आई है उसमें यह बात कही गई है कि राष्ट्रीय आपातकाल अर्थात अनुच्छेद 352 जब लागू हो तो उसमें 20 व 21 के अलावा, 20 और 21 तो स्थगित होते ही नहीं हैं, उसके अलावा हमारा जो अनुच्छेद 17 हो, 23 हो, 24 हो, 25 हो और 32 हो, इसको भी स्थगित न किया जाए। उसके बाद कह रहा है कि जो हमारा अनुच्छेद 25 है, अनुच्छेद 25 में जो परिभाषित हिंदू धर्म है, अनुच्छेद 25 में जो परिभाषित धर्म हिंदू धर्म है उसमें सिख, जैन और बौद्ध धर्म को सम्मिलित किया जाता है। सिख, बौद्ध और जैन धर्म को हिंदू धर्म में ही सम्मिलित किया जाता है अनुच्छेद 25 के तहत। उसमें यह जिक्र किया गया है, आयोग ने यह अनुशंसा की है कि हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म को अन्य अलग धर्म के रूप में स्वीकार किया जाए, मान्यता प्रदान की जाए। अनुच्छेद 25 में परिभाषित धर्म में हिंदू ही धर्म में कौन कौन से सिख, बौद्ध एवं जैन धर्म आते हैं। बार बार पीसीएस में पूछा जाता है कि कौन सा हिंदू धर्म में शामिल नहीं है, तो सिख, बौद्ध और जैन तीनों शामिल हैं। पारसी या इस्लाम ये दे दिया, उसको काट दिया जाएगा। तो यही हमारी चलैया समिति की अनुशंसा है कि अनुच्छेद 25 में जो परिभाषित धर्म में हिंदू धर्म में सिख, बौद्ध व जैन धर्म को भी सम्मिलित कर लिया जाए। अब उन्हें अलग धर्म के रूप में मान्यता दी जाए, मतलब हमारा सिख धर्म भी अलग हो, बौद्ध धर्म भी अलग हो और जैन धर्म भी अलग हो। ये धर्म तो हैं, लेकिन अनुच्छेद 25 में जो धर्म दिया गया है, धर्म की बात की गई है, उसमें हिंदू धर्म में ही इन तीनों धर्मों का सम्मिलन है। अब यह आयोग कह रहा है कि जो हमारा बौद्ध धर्म भी हो, सिख धर्म भी हो और जैन धर्म भी हो, इनको अलग धर्म के रूप में मान्यता प्रदान की जाए, इनका अलग रूप से स्वीकार होना चाहिए अनुच्छेद 25 में। उसके बाद 9वीं अनुसूची को न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर रखा जाए और इस सूची में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाए: भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म, आरक्षण, रिजर्वेशन, निदेशक तत्वों का क्रियान्वयन भी शामिल किया जाए। 9वीं अनुसूची में क्या क्या शामिल किया जाए? न्यायिक पुनरावलोकन से पहले इसको बाहर रखा जाए, भूमि सुधार, आरक्षण, निदेशक तत्वों का क्रियान्वयन शामिल किया जाए। आज की हमारी इस कक्षा में मूल अधिकारों से संबंधित हमने करीब 7 कक्षाएं हमारी हुई, उसमें मूल अधिकारों को सविस्तृत पढ़ा गया। आज की यह महत्वपूर्ण कक्षा है वादों से संबंधित, और जो मूल अधिकार और बैंकेट चलैया समिति की अनुशंसा थी, क्या अनुशंसाएं थी, क्या होना चाहिए, इन सारी बातों को हमने बहुत गहनता से अध्ययन किया। अगर आप लोगों को यह कक्षाएं अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने मित्रों तक शेयर करिएगा। अगर आप नए पाठक हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी ऐसी ही कक्षाएं नियत जो हमारी UGC नेट, यूपी PGT प्रवक्ता की जो परीक्षा होने वाली है, TGT सोशल साइंस में जो हमारा सिविक्स और नागरिक शास्त्र वाला विषय है उसको, उसके बाद PCS में जो ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल विषय होता है उसमें पॉलिटिकल साइंस, या UPSC में सब्जेक्ट ऑप्शनल होता है उसमें पॉलिटिकल साइंस विषय का जो फ्रेम किया गया है सिलेबस का, उसके अनुसार हमारी ये कक्षाएं चल रही हैं। आप लोग को यह कक्षा कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर दीजिएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहे, उज्ज्वल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। बहुत बहुत